मैं सुरभि लेके आई हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, मात्रक एवं बीमाएँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, वेग आदि वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं, मतलब जितनी भी राशियाँ आती हैं, ये सारी राशियाँ आपकी भौतिक राशि कहलाती हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ पे व्युत्पन्न लिखना भूल गए हैं। ठीक है, यस होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, वह राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जितनी भी राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वो सारी राशियाँ आपकी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? मीटर हो गई, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और दूरी हो गई। ठीक है, भौतिक राशियों में तो व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियाँ दोनों आ जाती हैं, बट व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशियों पर निर्भर करती है। आगे इसके टॉपिक्स कुछ दिए हुए हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है यूनिट। ठीक है, किसी भौतिक राशि को नापने के लिए या मापने के लिए, ठीक है, किसी भौतिक राशि को नापने के लिए जिस मानक की ज़रूरत होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि 5 किलो आलू दे दो, ठीक है, या इतने मीटर कपड़ा दे दो, या जैसे 10 मीटर कपड़ा दे दो। तो जो ये आपके केजी हम लिखते हैं, मतलब किलोग्राम या मीटर लिखते हैं, या इसी को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो या समय के लिए हम सेकंड लिखते हैं। ये सारी जो मात्रक होते हैं ना, ये सारे ये मेज़र के जो जितने भी मानक रूप होते हैं ना, ये सारे मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक क्या होते हैं? वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वह एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी नीचे हम एक टेबल में बता देंगे। ठीक है, तो वो राशियाँ जो किसी पे भी निर्भर नहीं होती हैं, वो सारी राशियाँ मतलब वो मात्रक जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक, मतलब फंडामेंटल यूनिट। और नीचे लिखा है कि वह मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जा सकता है, अर्थात मूल मात्रकों पर निर्भर होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सारे किस पे निर्भर होते हैं, ये मूल मात्रक पे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आता है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की निम्न जो होती हैं पद्धतियाँ, वो 3 होती हैं। ठीक है, जो कि नीचे दी हुई है। कौन कौन सी होती है 3? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति में हम मीटर को क्या लिखते हैं, दूरी के लिए जो मापते हैं उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, मतलब सी से सेंटीमीटर, और जी से हो जाएगा ग्राम, मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हो गया समय के लिए हम सेकंड को लिखते हैं, जिसकी वजह से हम इसको लिखते हैं CGS। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका एफपीएस पद्धति। ठीक है, एफपीएस पद्धति में क्या होता है, एफ से होता है फुट दूरी के लिए, ठीक है, और पी से होता है पाउंड, ठीक है, वेट के लिए, और द्रव्यमान के लिए और समय के लिए होता है सेकंड। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एफपीएस। उसके बाद आ जाता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, दूरी के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, दूरी के लिए हम क्या करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं, और द्रव्यमान के लिए हम ग्राम केजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं, और समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेकंड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम मीटर को एम लिखते हैं, और द्रव्यमान को के लिखते हैं, और समय को एस लिखते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एमकेएस पद्धति। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम जो एमकेएस पद्धति पे और सीजीएस पद्धति दोनों पर निर्भर करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है लंबाई।
मतलब लंबाई को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक क्या होता है इसका, मीटर होता है, इसका सिंबल एम होता है, ठीक है। और इसकी जो बीमा होती है उसको एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी बीमाओं को प्रेजेंट करने वाले सिंबल्स दिए हुए हैं, ये आपके सारे मात्रक को प्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स दिए हुए हैं। उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए हमारा केजी है और किलोग्राम है मतलब, और सिंबल्स इसका केजी है, और इसकी बीमा जो होती है एम से प्रेजेंट की जाती है। इसी तरीके से समय के लिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं, मूल मात्रक मतलब सेकंड होता है उसका, और इसका सिंबल जो होता है मात्रक का एस होता है, और इसकी बीमा जो होती है हम टी से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इसको हम एम्पियर कहते हैं, मतलब इसका मात्रक एम्पियर होता है, और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक का प्रतीक जो होता है वो ए होता है, और इसकी बीमा भी ए ही होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन से, सेल्सियस से, दोनों से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस से, इसके दोनों के सिंबल्स क्या होते हैं, के और सी, ठीक है। इसके बीमा की जो प्रतीक होता है वो थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है। मूल मात्रक का जो इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है सी डी, मतलब सिंबल होता है सी डी मात्रक का, और इसकी बीमा होती है वो आई होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जिसका मूल मात्रक होता है मोल, और इसका सिंबल भी MOL ही होता है, मोल, और इसका बीमा प्रतीक होता है, बीमा प्रतीक N होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे ऐसा ही मात्रक के अलावा भी दो मात्रक और होते हैं, या दो यूनिट्स और होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पूरक मूल मात्रक, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है समतलीय कोण और घन कोण, ठीक है। पूरक मात्रक, इसके जो पूरक मात्रक होते हैं वो रेडियन होता है, एक इसका स्टेरेडियन होता है। मात्रक के प्रतीक, रेडियन का मात्रक के प्रतीक होता है RAD, और स्टेरेडियन का होता है SR, ठीक है। विमीय प्रतीक क्या होता है, इन दोनों का कोई बीमा नहीं होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बीमाएं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये कुछ बीमाएं निकालने के लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बीमाएं कैसे निकालते हैं ये बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि P बराबर क्या दिया है, द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो द्रव्यमान का फॉर्मूला वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय, जिसके लिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो बीमा निकालेंगे वो हो जाएगी M/L M/T हो जाएगा, M/T। तो हम बोलेंगे इसको M नहीं, L/T, हाँ, L/T। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मतलब बीमा हो जाएगी LT-1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M की बीमा क्या होती है, M मतलब कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, और वेग की बीमा होती है LT-1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, MLT-1, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, MLT-1। इसी तरीके से जैसे M पर कोई बीमा नहीं है तो इसको हम M1 लिख लेंगे, L पे भी कोई बीमा नहीं है तो इसको हम 1 लिखेंगे, मतलब कोई बीमा नहीं है इसका मतलब 1 बीमा है उस पर, मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसी तरीके से हम बाकी सबकी भी बीमाएँ निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे इसकी आई है MLT-1, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम F की भी निकाल लेंगे, क्योंकि F का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम F की भी बीमा निकालेंगे। यहाँ पर आवेग दिया हुआ है, आवेग Q बराबर IT होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी भी बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कार्य बराबर F/S, जिसकी बीमा क्या होती है ML/T-2। इसकी इन सब की बीमा इसी टाइप से निकलेगी, घन शक्ति की हो गई, घनत्व की हो गई, कोणीय वेग की हो गई, जड़ता गुण की हो गई, बलागुण की हो गई, संवेग की हो गई, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, गुरुत्वीय नियतांक की हो गई, और गुरुत्वीय नियतांक G की हो गई, गुरुत्वीय क्षेत्र E की हो गई, और प्रस्तुनाव T की हो गई। इन सब में से पहले जिसकी बीमाएँ आती हैं उनको लिख के फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम मात्रक निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वॉन डर वाल्स समीकरण, ठीक है, आपको वॉन डर वाल्स समीकरण या इस टाइप की कोई भी समीकरण दी होगी, ठीक है,
तो इसमें यहाँ पे तो फिलहाल वॉन डेर वाल्स समीकरण दी हुई है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और v माइनस वी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, यहाँ पे v आपका दिया हुआ है आयतन, ठीक है, v आपका आयतन दिया हुआ है और p आपका दिया हुआ है दाब। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि a की बीमा और b की बीमा दोनों की बीमा बताइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा p, हम पहले निकालेंगे a की बीमा। ठीक है, तो पहले वैल्यू में दिया हुआ है p में a प्लस वी स्क्वायर जुड़ा हुआ है। ठीक, जहाँ पर भी कोई भी दो वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो उनकी बीमाएँ क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, a अपॉन वी स्क्वायर की बीमा इसको हो जाएगी p की बीमा। और यहाँ से अगर हम ए की बीमा के लिए हम बाकी वैल्यूज़ को साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की बीमा बराबर हो जाएगी पी की बीमा इनटू, क्योंकि यहाँ वी अपॉन में था, डिवाइड में था, इसलिए वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वी की बीमा हो जाएगी। वी आपका आयतन है, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक, तो इसकी वजह से इसकी जो बीमा होगी एल क्यूब हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आयतन की बीमा, एल क्यूब हो जाएगी। उसके बाद हाँ, आयतन की बीमा एल क्यूब। ठीक है, उसके बाद आता है आपके दाब की बीमा। दाब होता है दाब बराबर दाब की बीमा होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ये आपको इसकी बीमा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एल की बीमा के स्क्वायर करके एल क्यूब को स्क्वायर करेंगे और उसको हम एल के साथ ही ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 में जब एक को माइनस करेंगे तो ये जाएगी 5। तो ए की बीमा आपकी यहाँ से आ जाएगी एम एल 5 टी माइनस 2। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी ए की बीमा। उसके बाद आता है आपका बी की बीमा के लिए। ठीक, अभी बताया था कि जब दो वैल्यूज़ या दो नंबर्स या कुछ भी चीज़ ऐड हो, ठीक, तो वहाँ उसकी बीमाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ v के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब v फॉर आयतन, और ये b, ये दोनों ऐड है, इस वजह से v की बीमा एल क्यूब हो जाएगी और b इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो v की बीमा आएगी वो एल क्यूब आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विमीय विधि द्वारा दिखाइए कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए समीकरण ये गलत है या सही है। ठीक है, और अगर सही नहीं है तो इसकी समीकरण को सही करिए। ठीक है, इसकी समीकरण को सही करने के लिए हम पहले तो फिलहाल हम चेक करेंगे। ठीक है, जब कोई भी दो वैल्यू इक्वल में हो, ठीक, तो जब इक्वल में होती है तो दोनों की बीमाएँ बराबर ही होंगी। ठीक है, अगर ये दोनों बीमाएँ बराबर नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये क्या है, समीकरण गलत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टी की बीमा बराबर हो जाएगी 2 पाई एल अपॉन जी की बीमा, और यहाँ कांस्टेंट है 2 पाई जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, तो एल की बीमा हो जाएगी आपकी टी, जिसमें एम तो है नहीं और एल भी नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1। ठीक है, उसके बाद आता है एल अपॉन जी की बीमा। एल की बीमा होती है कैपिटल एल और जी की बीमा होती है एल टी माइनस 2। ठीक है, एल टी माइनस टू को ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी बीमा हो जाएगी एल की पावर 0 टी माइनस 2। अगर हम इसको एम के साथ लिखेंगे तो एम 0 एल 0 और टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोनों के पक्ष की बीमाएँ बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, अतः ये समीकरण क्या हो गई, गलत है। ठीक है, अगर हाँ ये गलत है समीकरण तो इसको सही कैसे करेंगे। ठीक है, तो सही करने का तरीका है, पहले जिसके इक्वल में हम वैल्यू ले रहे हैं, फॉर्मूला ले रहे हैं, मतलब जैसे टी इक्वल्स टू हो जाएगा एल जी। ठीक है, और इन दोनों एल जी पर हम कुछ एक कांस्टेंट मान लेंगे, जैसे मान लिया एल के ऊपर ए कांस्टेंट मान लिया और जी के ऊपर बी कांस्टेंट मान लिया, फिर वहाँ पर एल की बीमा रख देंगे, एल की बीमा होती है ए, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, और जी की बीमा होती है एल टी माइनस 2, तो वहाँ पर हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ किया हुआ है। ठीक है, फिर इस b से अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बीमाओं में। ठीक है, बीमाओं में मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको एक साथ कर देंगे, एक साथ करने के बाद एल की बीमाओं को एक साथ जोड़ देंगे, और टी पे टी के साथ की कोई और बीमा नहीं है, इसलिए टी को ऐसे ही रखेंगे। ठीक, इधर की साइड टी में कोई एम भी नहीं है और एल भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर एम और एल की बीमा 0 ही रखेंगे और टी की बीमा
1 है तो टी की बीमा 1 ही रहेगी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे। तुलना करने पे क्या होगा, दोनों की तरफ की पावर में a प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर m 0 था, l 0 था, t 1 था, और इधर की साइड क्या था, देखिए इधर की साइड था l प्लस l की पावर a प्लस बी और t की पावर -2b। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, l पर यहाँ a प्लस बी है और यहाँ 0 है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा, और इधर t की पावर पे -2b है, इधर t की पावर पे 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2b की पावर -2b इक्वल्स टू 1। इसके अकॉर्डिंग इसकी कंपैरिजन मतलब कंपेयर करेंगे इन दोनों को इस वजह से। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b की बीमा हो जाएगी -1/2, फिर इस b की बीमा को 1/2 को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। 2 में रखने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी a की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब इक्वेशन 1 में रखेंगे, जहाँ पर हमने t प्रोपोर्शनल माना था l की पावर a और g की पावर b। इन जगह पे इन वैल्यू को रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा, एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में है, तो ठीक है, पावर माइनस वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा √l/g, और ये प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा लेंगे। ये आपका सही सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका इसी टाइप से ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होंगे। पहला क्वेश्चन है पलायन वेग। ठीक है, इस पलायन वेग की जो फॉर्मूला है इसको जांच कीजिएगा और इसको सही भी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक जी की बीमा की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, और समीकरण न्यू। ठीक है, न्यू इक्वल्स टू होता है 1/2l और t/m की। ठीक है, तो t आपकी l आपका लंबाई है, t तनाव है, और m जो होगा द्रव्यमान। ठीक है, न्यू आपके यहाँ पे दूरी होती है एक तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू को दूरी ले सकते हैं। ठीक है, ये v नहीं है, ये न्यू है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, हाँ दिया है कि माना विकेंद्र बल F, द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा आवृत्ति न्यू पर निर्भर करती है। ठीक है, बल F के लिए संबंध की स्थापना बीमे विधि से कीजिए। ठीक है, मतलब F के लिए जो फॉर्मूला प्रूफ करना है वो बीमे विधि से सही करना है, मतलब प्रूफ करना है या सही करना है। ठीक है, इस टाइप से आ जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, F प्रोपोर्शनल, फिलहाल तो m, r और न्यू में दिया हुआ है, तो इसलिए F प्रोपोर्शनल m, r, न्यू मानेंगे और इनके ऊपर एक एक कांस्टेंट मानेंगे, जैसे m की पावर a मान लिया, r की पावर के b मान लिया, न्यू की पावर c मान लिया। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटाया हमने, कांस्टेंट k लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, m की बीमा रखेंगे, m की बीमा m ही होती कैपिटल, और r की बीमा मतलब त्रिज्या की बीमा हो जाएगी आपकी कैपिटल L, और न्यू जो होता है वो होता है 1/t, मतलब 1/सेकेंड होता है, मात्रक उसका पर सेकेंड होता है, जिसकी वजह से इसकी बीमा हो जाती है 1/t, तो जिसकी बीमा को हम लिख देते हैं t-1। ठीक है, ऊपर भी इसी टाइप से लिखेंगे न्यू के लिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन सब की बीमाओं को रख देंगे। रखने के बाद दोनों तरफ की तुलना कर देंगे, क्योंकि बल की बीमा होती है mlt-2। ठीक है, तो दोनों तरफ की बीमा को तुलना करने के बाद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, c की वैल्यू -2, जिसकी वजह से c इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ रखेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 में रखने पर a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल mr/v²। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर लग जाएगा प्रोपोर्शनल की जगह तो हो जाएगा mr/v²। ठीक है, ये आपका सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे कि वायु में ध्वनि का वेग ये है, ध्वनि का वेग उस मात्रक प्रणाली में ज्ञात कीजिए जिसमें दूरी किलोमीटर में व समय घंटे में नापते हैं। ठीक है, मतलब कि मीटर पर सेकंड से अब हम मात्रा को चेंज करना सीखेंगे। मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है चेंज करके इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। ठीक है, जब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले जो वेग दिया हुआ है हम उसको n1 मान लेंगे। ठीक है,
और दूसरा जो वेग निकालेंगे वो किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, जिसको हमने कांस्टेंट माना है, या कांस्टेंट मान लो या n2 ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपकी इसके अकॉर्डिंग L1 मतलब पहली बीमा क्या होगी मीटर की, L1, ठीक है। दूसरी बीमा क्या हो जाएगी L2, समय की दूसरी पहली बीमा T1 और समय की दूसरी बीमा हो जाएगी T2। तो L1 आपका इसके अकॉर्डिंग m हो जाएगा, और चेंज होने के बाद किलोमीटर बोल रहा है तो L2 आपका किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से T1 आपका सेकंड है इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, और जो चेंज होके आने के लिए बोला है तो वो आपका आवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे। अब क्या है, वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा आपको पता है LT-1 होती है, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा LT-1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों की बीमाओं को बराबर रखेंगे, क्योंकि जो चेंज होके आनी है उसकी बीमाओं को L1 L2 करके मानेंगे, और जो पहली वाली बीमा है उसको जो चेंज होके आने L2 T2 मानेंगे, और जो पहली वाली बीमा है उसको L1 T1 मानेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा N2 में मानेंगे, अगर हम दूसरी बीमा को ले रहे हैं तो L2 T2 -1 इसकोस टू हो जाएगा N1 इसकोस टू L1 T1 -1, ठीक है। हम वह क्या करते हैं, जो चेंज होके आने वाली बीमा होती है या और जो पहले वाली बीमा होती है, दोनों को एक N1 और N2 के साथ इसको इक्वल ले लेते हैं। फिर हमें पता है कि N2 हमें फाइंड करना है, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में आनी है वो N2 हो जाएगी। तो बाकी बीमाओं को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। एक साइड करने के बाद क्या होगा, एक साइड करने के बाद हम L1 को L2 के नीचे कर देंगे और T1 को T2 के नीचे कर देंगे, ठीक है। L1 और L2 एक साइड हो जाएगा, T1 T2 एक साइड हो जाएगा, दोनों की ही पावर -1 है, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम वैल्यू अपोजिट कर देते तो पावर प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो जब T1/T2 -1 है ना, तो जब इसे अपोजिट करेंगे T2/T1 तो ये पावर जो हो जाएगी +1 हो जाएगी, जिसको हम T2/T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है L1 मीटर है, मीटर लिख दिया, और L2 आपका किलोमीटर है, ठीक है, लिख दिया। और आपका T2 क्या है, आवर है, और T1 क्या है आपका सेकंड है, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इसको होता है 1000 मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो हम छोटे से बड़े में ना जाकर हम बड़े से छोटे में जाएंगे, क्योंकि फिर नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा अगर मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो। इससे अच्छा हमने क्या करा, किलोमीटर से मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नीचे। फिर उसके बाद आवर में भी यही होता है, आवर को अगर सेकंड में चेंज करोगे एक आवर को तो क्या हो जाएगा 60 × 60, ठीक है, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 2 बार 60 से गुणा करेंगे, करने के बाद क्या होगा, ये दोनों सेकंड में चेंज हो जाएंगे, तो सेकंड से मीटर सेकंड इस कट, और सेकंड से सेकंड कट। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 × 36, ये 3600 हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। उसके बाद क्या होगा 36 गुणा ये, अब इनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1195.2 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक मैंने दिया हुआ है, कह रहा है कि न्यूटन को डाइन में चेंज कर दिए। न्यूटन जो होता है आपका MKS पद्धति की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे यूनिट होगी जितनी भी, वो MKS पद्धति की होगी, और डाइन की जो वैल्यू होती है वो CGS पद्धति में आती है। तो इसका मतलब आपको MKS से CGS पद्धति में चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसी की तरीके से आप इसको भी चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाँ, एक घन के द्रव्यमान के मापन में 3% त्रुटि तथा प्रत्येक भुजा के मापन में 2% की त्रुटि है, तो घन के घनत्व मापन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है कि घनत्व के मापन में त्रुटि निकालनी है, ठीक है। पहले तो हम ये बता दें कि यहाँ पर आयतन जो दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, पहले तो हम घनत्व का फॉर्मूला बता देंगे। घनत्व होता है मीटर पर आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन होता है मतलब भुजा का क्यूब या लंबाई का क्यूब, तो L³ हो जाएगा। यहाँ पे हमने अगर भुजा की लंबाई जो ली है, अगर मीटर में ली है, लंबाई L में ली है, तो यहाँ हो जाएगा L³, ठीक है। हमने लिख दिया मीटर पर L³, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, ये कह रहा है कि
द्रव्यमान के मापन में 3% की त्रुटि तथा प्रत्येक भुजा के मापन में 2% की। तो द्रव्यमान मतलब m के लिए जो त्रुटि है 3% है, ठीक है, और भुजा के लिए जो त्रुटि दी हुई है मतलब l के लिए जो त्रुटि दी हुई है वो 2% है, ठीक है। तो हम फिलहाल त्रुटि के लिए जो फॉर्मूला बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपका फॉर्मूला दिया है रो इक्वल्स टू m/l³ हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है, इंटू 100। इसी तरीके से द्रव्यमान को भी लिखेंगे डेल्टा m/m इंटू 100, और अगर पावर प्लस लगाएंगे और अगर पावर होती है तो उस पावर को हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और फिर ब्रैकेट के साथ फिर लंबाई को भी डेल्टा l/l इंटू 100 में लिखेंगे। ये वैल्यू प्लस में ही रहेगी, ठीक है, अपॉन में है, फिर भी ये जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो ये वैल्यू प्लस में ही आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपॉन में है तो माइनस में आएगी, ये प्लस में ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फिलहाल तो पूरी त्रुटि दी हुई है, इस वजह से हमें इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो बस त्रुटि की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट ही, प्रतिशत त्रुटि की, ठीक है, जो कि दी हुई है। ये पूरी वैल्यू मतलब हो जाएगी डेल्टा m/m इंटू 100, क्या है यहाँ 3%, और डेल्टा l/l इंटू 100 ये है आपकी 2%। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज रखेंगे दोनों की, तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9% आ जाएगी, ठीक है। इसमें अभी त्रुटि अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक साथ दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सार्थक अंकों की पहचान करना, ठीक है। सार्थक अंक कैसे बताएंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 46.3598 में 6 सार्थक अंक हैं। कैसे पता चलेगा 6 सार्थक अंक है? हम पॉइंट से पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यू सबको हम गिन लेंगे, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी सार्थक अंक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर उसकी पॉइंट से पहले भी 0 है और 0 से पहले कोई नंबर आ जा रहा है तो भी हम इसको काउंट कर लेंगे, बट हाँ अगर पॉइंट से पहले 0 है और उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो जहाँ से नंबर स्टार्ट है काउंटिंग आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि 4 आपकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट है, जैसे 2809, ठीक है, तो इससे पहले के 00 है, सिर्फ कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ आपका यहाँ पे सार्थक अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट के बाद भी 0 है 2, फिर भी पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो भी ये काउंट होगा, ठीक है। और अगर 1 0 है पॉइंट के पहले तो भी इसको हम काउंट नहीं करेंगे, जहाँ से नंबर की स्टार्टिंग है हम काउंटिंग वहीं से करेंगे। तो इसी तरीके से आपका ये सार्थक अंक क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहले वाले का बन जाएगा आपका 6, क्योंकि आपका पूरा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर भी काउंटिंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट है इसलिए 7 हो जाएगा, और यहाँ पर काउंटिंग आपकी 3 0 को छोड़ के स्टार्ट हो रही है, तो इसको काउंट करोगे तो आपकी काउंटिंग 4 आ रही है, इस वजह से इसका सार्थक अंक भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेक्स्ट में भी आपके क्वेश्चन 3 से स्टार्टिंग हो रही, यहाँ से ही स्टार्टिंग हो रही है, इसको अगर काउंट करते हैं तो इसका सार्थक अंक भी 5 बनेगा। नेक्स्ट में क्या होता है कि पॉइंट के बाद से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है नंबर्स, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी आयताकार गुटके की लंबाई व चौड़ाई इतने इतने दी हुई है, ठीक है। कोई गुटका है उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है दोनों की, ठीक है। कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम पहले तो त्रुटि के लिए फॉर्मूला इसका बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा अभी बताया था, जैसे क्षेत्रफल के लिए बना रहे हैं, क्षेत्रफल के लिए कह रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के लिए क्षेत्रफल का बनाएंगे डेल्टा A/A इंटू 100, ठीक है। अधिकतम वैल्यू बोला है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम लिख लीजिए, ठीक है। और लंबाई दिया है तो डेल्टा L/L इंटू 100, और चौड़ाई के लिए हो जाएगा डेल्टा B/B इंटू 100, ठीक है। अब आपके पास लंबाई की वैल्यू दी है तो यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है दी है, त्रुटि होती है डेल्टा L, ठीक है। मान लो लंबाई की त्रुटि बोल रहा है तो डेल्टा L, और चौड़ाई की त्रुटि बोल रहा है तो डेल्टा B, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा B और L दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपकी जो ये वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दी है जैसे लंबाई की दी है, तो लंबाई की वैल्यू क्या है 25.5, ठीक है। अगर हम
जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालते होंगे, जैसे स्थानीय मान निकालते थे पहले, जैसे कि जैसे मान लो 25 की स्थानीय मान निकालना है तो 5 का हो जाएगा 5 गुणा 1, ठीक है। 2 का हो जाएगा 2 गुणा 10। तो जो ये आपकी 10 होती है और ये होती है, ठीक है, यही आपकी इसमें यूनिट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रतिशत कहलाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला लेते हैं, ठीक है, पॉइंट से पहले वाला नहीं काउंट करते हैं बिल्कुल, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला। तो हमें पता है कि जो हम पॉइंट के बाद वाले के लिए काउंटिंग करते थे वो कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद ये 2 वैल्यूज़ दी हों किसी में, ठीक है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान, क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1/10 है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए 2 गुणा 1/10, ठीक। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू दी हुई है दोनों के लिए, ठीक है, दी हुई है। तो यहाँ से इसकी त्रुटि क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए जैसे L की वैल्यू दी हुई है 25.2, तो आपकी यहाँ पर जो इसकी त्रुटि हो जाएगी, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स काउंट होंगे, तो 0.1, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है, या तो आप इसको लिख दीजिए 1.10, ठीक है। और चौड़ाई के लिए भी पॉइंट 1 के बाद ही लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी इसकी त्रुटि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो त्रुटि हम 0.1 ही रखेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो आपकी जब दोनों की त्रुटि 0.1 रखेंगे, रखने के बाद इनकी L और B की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए सारे इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।